हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आपका स्वागत करती हूँ आरजेएम स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे और मन लगाकर तैयारी कर रहे होगे आने वाले एग्ज़ाम्स की। तो बच्चों, हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है भारत पर विदेशी आक्रमण। बच्चों, इसकी ना एक सीरीज़ बताई जाती है कि पहले किसने आक्रमण किया, उसके बाद किसने किया। इसमें सबसे पहले आते हैं ईरानी यानी कि पर्शियन, उसके बाद आते हैं बच्चों यूनानी यानी कि जिसमें सिकंदर ने जो आक्रमण किया था वो यूनानी था। उसके बाद हिंद यवन, उसके बाद आते हैं शक, फिर पहलव, उसके बाद कुषाण, उसके बाद अरबी और उसके बाद तुर्की। ठीक है, इंडो ग्रीक IGSPKA और T। ठीक है, इंडो ग्रीक बच्चों ऐसे याद करना है इसका, IG साहब PKI थे। मतलब आपको ट्रिक कुछ भी कर सकते हो, फिर से देखिएगा बच्चों, मैं क्लियर करती हूँ इसको। IG साहब आपको ऐसे लिखना है, IG साहब, ये पहले याद कर लोगे ईरानी और उसके बाद आएगा बच्चों यूनानी। उसके बाद क्या आएगा IG से क्या, हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक। IG साहब PKI थे, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ऐसे ये सीक्वेंस है और एग्जाम्स में पूछा जाता है पहले कौन आता है उसके बाद कौन आता है। तो S से क्या बनेगा, शक, P से पहलव, K से कुषाण, A से अरेबिक और T से तुर्की। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हिंद यवन जो शासक है उसमें कौन था और क्या था। इन्हें बैक्टीरियन कहा जाता है। जो हिंद यवन शासक है बच्चों, इनको क्या कहा जाता है, बैक्टीरियंस कहा जाता है। पहला जो शासक था उसमें कौन था, डेमेट्रियस, वो सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी का वंशज था। आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में उससे सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था और उसने 4 एरियो को उसको चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। और उसके बाद सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी का ये बंदा है, कौन है, डेमेट्रियस। ठीक है, समझ आई हिस्ट्री आपको। अब उसके बाद देखिए, डायोडोटस ने सेल्यूकस के कमज़ोर होने पर बैक्टीरिया क्षेत्र को एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में घोषित कर दिया था। उन्होंने जो बैक्टीरिया क्षेत्र उसको क्या कर दिया कि ये स्वतंत्र है, ये किसी के अधीन नहीं है। फिर उसके बाद बच्चों दूसरा यूनानी जो था वो कौन था, डेमेट्रियस। ठीक है, इसके स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं, अवदान कल्पतला से, जो कि पुस्तक किसने लिखी है बच्चों, क्षेमेंद्र ने लिखी है। और एक और है मिलिंद पन्हो, वो किसने लिखी, मिलिंद पन्हो वो लिखी है नागसेन ने। अब आगे देखिए, डायोडोटस की हत्या थामुडेमस ने की थी, डेमेट्रियस का जो पिता था ये। ठीक है, अब आगे देखिए, वैसे ये चीज़ें ना इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, मिनांडर इम्पोर्टेंट है, इनमें अभी आएगा, इसका जिक्र आएगा, लेकिन आप इनको ना एक बार बस पढ़ लीजिएगा। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बिल्कुल भी ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार नज़रों में से निकलनी थोड़ी ज़रूरी है। अब इसके बाद देखिए, जो यहाँ पर सबसे पहले नंबर आता है अपोलोडोट्स, उसके बाद अगाथोक्लेस, नंबर 3 पे आता है मिनांडर, जिसको मिलिंद कहा जाता है, यही मिलिंद पन्हो जो नागसेन ने लिखी है। उसके बाद डेमेट्रियस, इसका उत्तराधिकारी कौन था, एंटियालकिस। ठीक है, और इसने शुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में हेलियोडोटस को भेजा था। ये इंपॉर्टेंट है, इसने शुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में हेलियोडोटस को भेजा था। अब जो अगाथोक्लिस था, इसने बच्चे कृष्ण और बलराम के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इसने किसके सिक्के चलवाए थे, कृष्ण और बलराम के। अब मिनांडर है, मिनांडर इंपॉर्टेंट है बच्चों। मिनांडर सिकंदर से ज़्यादा भूभाग को जीत गया था। मिनांडर ने कितना है, सिकंदर से ज़्यादा भूभाग को जीता था। एंड बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता की थी। इसी नागसेन ने मिलिंद पन्हो लिखी है, बौद्ध भिक्षु था ये नागसेन, उससे इसने बात की थी और उसने दीक्षा भी ली थी। मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ, मिलिंद के इसमें पर्सन है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, इसने उपाधि ली थी हमिकश की और सोटर की, और इसने सोने के सिक्के भी चलवाए थे। ये किसके बारे में जिक्र है, मिनांडर के बारे में जिक्र है। तो चलिए अब आगे देखिए, इसने राजधानी कौन सी बनाई थी बच्चों, इसने राजधानी बनाई थी शाकल, सियालकोट, जिसको कहा जाता है तक्षशिला में। अंतिम शासक कौन था बच्चों, अंतिम शासक था हर्मियस, इसे कुजल कुडफिसस ने हराया था। इट वॉज डिफीटेड बाय कुजल कुडफिसस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना बच्चों। हर्मियस जो अंतिम शासक है, इसको कुजल कुडफिसस ने हराया था। अब आगे देखिए, हिंद यवन जो आक्रमण हुए थे उनके बच्चों क्या क्या प्रभाव हुए थे, उनके प्रभाव क्या हुए थे, मुद्राओं के लिपि में
कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग होने लग गया था। जो उसके बाद 12 राशियाँ जो हमारे यहाँ ऐसे उस टाइम तक मानी नहीं जाती थी, उन्हीं के जो संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है, उसी के बाद से इन 12 राशियों को अपनाया गया था। पर्दा प्रथा, देखिए वहाँ पर पर्दा प्रथा एक अलग पॉइंट से होती थी कि वहाँ पर मौसम के हिसाब से बचने के लिए, तो उसका भी स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। और जो पहला शासक था मोगा में, उस फर्स्ट रूलर मोगा था। शकों की भारत में कितनी शाखाएं थी बच्चों? शकों की भारत में 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 5। अफगानिस्तान, पंजाब, मालवा, उत्तरी शाखा जिसको क्षत्रप कहा जाता था, और पश्चिमी क्षत्रप। ठीक है, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। ये पश्चिमी वाला नासिक से उज्जैन तक था और उत्तरी वाला तक्षशिला से मथुरा तक था। उसके बाद देखिए रुद्रदमन जो था, रुद्रदमन का संबंध पश्चिमी क्षत्रप शाखा से माना जाता है। इसमें जूनागढ़ का अभिलेख जारी करवाया था जो कि संस्कृत भाषा में है। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रदमन ने जूनागढ़ का अभिलेख जारी करवाया था जो संस्कृत भाषा में है। अब आगे देखिए, जूनागढ़ अभिलेख जो है, इस अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का पता चलता है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाई थी। ओके, अब सुदर्शन झील जो है, वहाँ से इन लोगों ने नहरें भी निकलवाई थी, और ये बात जो है, और उसका जीर्णोद्धार भी करवाया था रुद्रदमन ने शूविशाख के निर्देशन में। उसका जो मंत्री था शूविशाख, उसने इसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। अब ये जो बात है, सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई थी, तुषाप सम्राट अशोक का राज्यपाल था, उसने निकलवाई थी। ठीक है, और इसका जो पुनर्जीर्णोद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। एक बार तो इसके रुद्रदमन ने करवाया, दूसरी बार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने करवाया। ठीक है, अब जूनागढ़ अभिलेख से जो है रुद्रदमन यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदमन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद बच्चे आए थे, कौन आए थे? पहलव यानी कि पार्थियन। इसका संस्थापक कौन था? मिथेड्रेट्स, जो कि ईरान से आए थे। इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो कौन था? गोंडोफर्निस। इसकी राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। ये बस आपको बच्चे एक बार रीडिंग करनी है ना, ये एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए, आपकी नज़रों में से ये चीज़ें जानी चाहिए। चलिए अब आगे देखिए, कुषाण। कुषाण कौन थे? उनके फाउंडर कौन थे? कुजल कुडफिशस। ये कुषाण जो है मध्य एशिया से आए थे, ये यूची जनजाति के थे। इनका उत्तराधिकारी कौन था? विम कडफिशस। इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक बच्चे उसको कहा जाता है जो उस वंश को थोड़ा ऊपर लेके जाता है, यानी कि संसार में उसका नाम करवाता है। अब देखिए, विम कडफिशस ने सोने के सिक्के चलवाए थे जिसे द्विभाषीय मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक यूनानी लिपि और ख्रोष्टी लिपि में। विम कडफिशस जो है शैव धर्म का अनुयायी था। अभी तक इसका कहीं भी जिक्र नहीं आया था, लेकिन विम कडफिशस जो है शैव धर्म का अनुयायी था बच्चों। अब आगे देखिए, इसने शिव नंदी बैल की आकृति के सिक्के चलाए थे। जस्ट बिकॉज ये शैव धर्म को मानता था, इसीलिए इसने शिव के, नंदी के और बैल की आकृति के सिक्के चलवाए थे। अब विम कडफिशस को सम्राटों का सम्राट, सर्वलोकेश्वर आदि नामों से जाना जाता है। इसको कौन कौन से नामों से जाना जाता है? सम्राटों का सम्राट और सर्वलोकेश्वर। ठीक है, अब उसके बाद टाइम पीरियड आता है बच्चों कनिष्का। कनिष्का यहाँ से आपको 78 AD से 110 AD तक जो रवैटक अभिलेख हैं उसमें कनिष्क के विम कडफिशस का पुत्र होने का पता चलता है। जो कनिष्क है वो विम कडफिशस का पुत्र है, और ये किस अभिलेख से पता चलता है बच्चों? रवैटक अभिलेख से। अब इनकी 2 राजधानियाँ थी, कौन कौन सी? पुरुषपुर और मथुरा। बच्चे ज़्यादातर किसी भी साम्राज्य में, किसी भी एरिया में 2 राजधानियाँ तब बनाई जाती हैं जब वो साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाता है, कि जैसे कि उत्तरी हिस्से को कोई और संभाले और दक्षिणी हिस्से को कोई और संभाले, पूर्वी को कोई और या पश्चिमी को कोई और। वो अपने राज्य को ऐसे बांट देते थे कि इसलिए 2 राजधानियों को बनाया जाता था। अब आगे देखिए, कनिष्क जो है गद्दी पर बैठने से पूर्व तक्षशिला का क्या था? गवर्नर था। कनिष्क के कार्यकाल में बौद्ध धर्म की 4थी संगति हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में, और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, जो आपको बताया गया था ना, एक ट्रिक बताई गई थी, अका अक, तो एक कै जो है ये कनिष्क है, और राव पाक, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये फिर कैसे क्या है? कुंडलवन है। अब आगे देखिए, 4थी बौद्ध संगति में ना बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान।
अब आगे देखें, इन्हें द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इसी के टाइम पे क्या हुआ? गांधार कला का और मथुरा कला का विकास हुआ। शुद्ध सोने के सिक्के किसके टाइम पे चलाए गए? कनिष्क के टाइम पे चलाए गए। ठीक है, सूर्य देवता के और हेलियोक्लिस का प्रतीक थे ये। इसके बाद इसके दरबारी कौन कौन थे? राजनीतिक कवि कौन थे? अश्वघोष। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं। अश्वघोष जो है किसका दरबारी कवि था? वो कनिष्क का दरबारी कवि था। अब इसके बाद देखिए, नागार्जुन जो है उसको क्या कहा जाता है? शून्यवाद का जनक कहा जाता है, और उसी ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अब आगे देखिए, भारत का आइंस्टाइन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसको क्या कहा जाता है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। और ये किसने लिखी? नागार्जुन ने। चरक ने चरक संहिता लिखी, जो कि चिकित्सा के ऊपर है, मेडिकल साइंस के ऊपर है। और 78 ईस्वी में शक संवत चला था। ठीक है, और विक्रम संवत कब चला था बच्चों? वो 58 में। ठीक है, वो एडी में चला था। ये बीसी में है, ये एडी में चला था। कहीं कहीं आपको 57 भी मिलेगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ भी 57 है, लेकिन कहीं 58 आता है, कहीं 57 आता है। आपको एग्जाम में इन्हीं में से एक मिलेगा, चिंता नहीं करनी है। अब आगे देखिए, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या कहा जाता है बच्चों? इसी को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ एंशियंट हिस्ट्री कहा जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त से गुप्त साम्राज्य। चंद्रगुप्त प्रथम इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसने 319 एडी से लेकर 334 एडी तक शासन किया था। अब गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठा 319 ईस्वी में, उसने गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत चलाया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। पॉपुलर कौन सा हुआ? शक संवत, और इसी को भारत सरकार ने अपना रखा। अब आगे देखिए, उसी दिन उसने अपनी राजा रानी का सिक्का भी चलाया था। अब बारी आती है समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? समुद्रगुप्त गुप्त को। इसने 9 जमा 12 राजाओं को हराया। 9 का क्या मतलब है? 9 राजा इसके कहाँ के थे? नॉर्थ के, और 12 राजा बच्चे इसके कहाँ के थे? साउथ के। ऐसे इसने 9 जमा 12 9 + 12 राजाओं को हराया था। इसी को कविराज की भी उपाधि मिली हुई है। परम भागवत, परम कर्मांक और लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी साम्राज्य का ये दोहित्र था, क्योंकि इसकी माँ का संबंध वहीं से था। अब आगे देखिए, व्याघ्र पराक्रम और समरसत और कैच। यह संगीत प्रेमी था, जिस पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। काच, इसको काच भी कहा जाता था। और ये संगीत प्रेमी था। ये क्वेश्चन बच्चे पहले एग्जाम में आया भी हुआ है कि कौन से जो सम्राट था जिसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो वो कौन था? समुद्रगुप्त था। अब इनके दरबार में ना एक कवि थे, हरिसेन। उसने क्या किया था? सबसे पहले ना उसने क्या किया? प्रयाग प्रशस्ति पर अभिलेख लिखवाया था। ठीक है, और इनके पास एक संगठित सेना भी थी। एरन अभिलेख से ये पता चलता है कि सती प्रथा उस टाइम पे प्रचलित थी, और इसको किसने जारी करवाया था? भानुगुप्त ने जारी करवाया था। इट वॉज रिलीज्ड बाय भानुगुप्ता। एंड नाउ आगे देखिए, भाषा जो है इनकी कौन सी थी बच्चों? संस्कृत थी। फिर प्रयाग प्रशस्ति, उसी में अभिलेख लिखा हुआ है, और इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख भी, और समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन भी इसी में मिलता है। अब आगे देखिए बच्चों, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। एक कौन था? रामगुप्त, जो कि बड़ा पुत्र था, और एक था चंद्रगुप्त, जो कि छोटा पुत्र था। जो चंद्रगुप्त है वो ध्रुव देवी से प्यार करता था, लेकिन राजा किसको बनाया गया? रामगुप्त को। तो ध्रुव देवी के पिता ने क्या किया? इसके पिता ने ध्रुव देवी का विवाह रामगुप्त के साथ कर दिया, लेकिन ये इतना लायक नहीं था। तो एक शकों का राजा हुआ था रुद्र तृतीय। उसने क्या किया? उसने रामगुप्त को कहा बच्चों कि या तो तुम अपनी पत्नी को मुझे सौंप दो, या फिर अपना साम्राज्य मुझे सौंप दो। तो ये इतना काबिल नहीं था कि वो साम्राज्य को मतलब बचा सकता था या कुछ और। तो इसने जो आसान तरीका समझा वो ये समझा कि ध्रुव देवी को उसको सौंपने के लिए हाँ भर दी। उसके बाद क्या हुआ? ध्रुव देवी ने चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? इसको शक के राजा को, रामगुप्त को भी मार दिया और शकों के राजा को भी मार दिया। अब इसने शकों के राजा को मार दिया, तो बच्चों इसको एक उपाधि दी गई, क्या? शाकाहारी। जो शक को मारे वो शाकाहारी। ठीक है, और एक और क्या गई? विक्रमांक, परम भागवत, विक्रमादित्य। 14 विक्रमादित्य में से एक नाम इसको भी मिला। ये एक टाइटल है, ये
बस उपाधि है, ठीक है। विक्रम संवत 57 BC, ये मैंने आपको अभी अभी बताया भी था। उज्जैन के शासक ने चलाया था शकों को हराकर, शक को हराने के बाद चलाया गया था इसको। अब आगे देखिए, इसके दरबार में ना 9 रतन रहते थे। कौन रहते थे बच्चों? 9 रतन रहते थे। एक था कालिदास, उसकी रचनाएं कौन सी है? मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और जो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। ये बच्चों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मेघदूतम किसकी रचना है? तो आंसर आएगा कालिदास। रघुवंशम किसकी है? कालिदास। और अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की ही रचना है। अब आगे देखिए, विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्निमित्रम और कुमार संभवम, ये भी इसी की रचना है। उसके बाद आता है वरामेर। वरामेर ने क्या लिखी है? व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका। उसके बाद देखिए व्रत जातक, ठीक है, ये किसने लिखी है? वरामेर ने लिखी है। इसके बाद बच्चों नंबर 3 पे कौन आता है? शंकु, जो कि वास्तुकार था। शपनक, जो कि ज्योतिष था। अमर सिंह, अमरकोश। और ये इसके बाद क्या था बच्चों? घटकपर, ये कौन था? मुख्य सलाहकार था। धन्वंतरी चिकित्सक था। धन्वंतरी कौन था बच्चों? चिकित्सक था। और त्रिरुचि था। और बेताल भट्ट था, जो कि जादूगर था। इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? अमर सिंह इंपॉर्टेंट है और धन्वंतरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वरामेर भी इंपॉर्टेंट है और उससे पहले कालिदास भी इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद जिक्र आता है बच्चों आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट ने क्या किया था बच्चों? सूर्य का सिद्धांत दिया था। आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक में दिया था। इसने पृथ्वी की त्रिज्या को बताया था। अब उसके बाद देखिए वात्स्यायन। वात्स्यायन ने क्या लिखा था बच्चों? कामसूत्र लिखा था। अब देखिए बच्चों आता है फाइयान। फाइयान जो है इंपॉर्टेंट है, वो 399 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत में रहा था। इसने पुस्तक जो लिखी थी फा क्यों की। चीनी लेखक भारतीयों को यिंतु कहते थे। ये क्या कहते हैं? चीनी लेखक भारतीयों को यिंतु कहते थे। और चंद्रगुप्त की जो है ना 2 राजधानियाँ थीं, पाटलिपुत्र और उज्जैन। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकटक नरेश रुद्र द्वितीय से किया और इसकी मदद लेकर शासक रुद्र तृतीय को हराया था। आपने पहले देखा होगा ना, रुद्र तृतीय को हराया था। अब उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कदम साम्राज्य के शासक काकुत्स वर्मा की बेटी से अपने पुत्र का विवाह करवाया था। इसने मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता था। मथुरा अभिलेख में ये बात लिखी हुई है। मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही लिखवाया था। अब सांची के स्तंभ लेख से ग्राम दान के बारे में पता चलता है। पूरा का पूरा गांव दान में दे दिया जाता था, जो इनके अच्छे काम करता था। गिफ्ट में उनको ये पूरे के पूरे गांव को दे देते थे और वहाँ से कोई कर की भी वसूली नहीं होती थी। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत देवी चंद्रगुप्तम है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? विशाखादत्त हैं। ये इंपॉर्टेंट है, विशाखादत्त, देवी चंद्र गुप्तम। अब उसके बाद बच्चे बारी आती है कुमारगुप्त प्रथम की। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमने इस वीडियो में जो पढ़ा है हम एक बार उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपके दिमाग से ये चीज़ें स्किप ना हो और आपको कोई भी टेंशन ना हो। अब बच्चे देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, उसकी सीरीज़ क्या थी। उसमें सबसे पहले कौन था बच्चों? पर्शियन था। उसके बाद कौन आता है? यूनानी आता है। तीसरे पे हिंदी यवन, फिर शक, पहलव, कुषाण, अरबी और फिर टर्की। यानी कि IG साब PKI थे। ऐसे करना है आपको, सिर्फ ट्रिक बनानी है। अब उसके बाद देखिए इन्हें बैक्टीरियन भी कहा जाता है। किसको? हिंदी यवन शासकों को बैक्टीरियन भी कहा जाता है। यहाँ पर पहला शासक कौन था? डेमेट्रियस। और डायोडोरस ने सेल्यूकस के कमजोर होने पर बैक्टीरिया क्षेत्र को एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में घोषित किया था। दूसरा जो यूनानी शासक था, आक्रमणकारी था, वो कौन था? डेमेट्रियस था। अब डायोडोरस की हत्या के बाद याथुडेमस ने की थी। डायोडोरस की जो हत्या है वो याथुडेमस ने की थी। ये कौन है? फादर ऑफ डेमेट्रियस है। और ये बातें हमें कहाँ मिलती थी? अवदान कल्पतला, जो कि पुस्तक शिमेंद्र ने लिखी है, और मिलिंद पलोन नाम की पुस्तक नागसेन ने लिखी है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कौन था? अपोलोडोर्स। दूसरा कौन था? अगाथोक्लेस। अगाथोक्लेस ने एक इंपॉर्टेंट काम किया था, कृष्ण और बलराम के सिक्के चलाए थे। अब बारी आती है मिनांडर की। मिनांडर ने क्या किया था? सिकंदर से ज़्यादा भूभाग को जीता था। बौद्ध भिक्षु नागसेन से इसकी वार्ता का जिक्र मिलता है और उसी मिलिंद के प्रश्न लिखे गए हैं उसमें, मिलिंद पन्हो नाम की पुस्तक में, जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें, ठीक है। इसके उपाधि दी गई थी हमिकस की और सोटर की, और इसने सोने के सिक्के चलवाए थे बच्चों। इसने अपनी राजधानी शाकल सियालकोट को बनाया था। और अंतिम शासक कौन था यहाँ पर? हर्मियस। इसे कुजल कुडफिशस ने हराया था।
यहाँ पर एक और रह गया, वो कौन है? एंटियालकिड्स। इसने क्या किया था? शुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में हेलियोडोट्स को भेजा था। यहाँ पर बस यही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, इनके प्रभाव क्या हुए थे? हिंदवी यवन आक्रमण के, मुद्राओं के लिपि में चेंज हुआ, कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग होने लग गया, 12 राशियों का आगमन यहाँ से हुआ और पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। पहला जो शासक था वो कौन था? यहाँ पर मोगा। और शकों की भारत में 5 शाखाएं थी, वो कौन कौन सी थी? अफगानिस्तान, पंजाब, मालवा, उत्तरी शाखा और पश्चिमी शाखा। ठीक है, पर उत्तरी शाखा जो है तक्षशिला से मथुरा तक थी और पश्चिमी शाखा जो है नासिक से उज्जैन तक थी। अब रुद्रदमन का संबंध है वो पश्चिमी क्षत्रप से माना जाता है। और ये बात कहाँ लिखी हुई है बच्चों? ये जूनागढ़ अभिलेख में लिखी हुई है। और ये किसने जारी करवाया था? विशुद्ध संस्कृत में जारी हुआ था और ये गिरनार गुजरात में है। अब आगे देखिए, जूनागढ़ अभिलेख, इसमें एक झील के भी निर्माण के बारे में बताया गया है। इसमें सुदर्शन झील के निर्माण का पता चलता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई, वो किसने? तुषास्प ने, जो कि अशोक का सम्राट था। अब इसका जीर्णोद्धार एक बार करवाया रुद्रदमन ने, दूसरी बार करवाया स्कंदगुप्त ने। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, उसके बाद क्या है? जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदमन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद नंबर आता है बच्चों पहलव का। इसके संस्थापक कौन थे? मिथ्रेडेट्स। ये ईरान से आए थे और इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो कौन था? गोंडो फर्नेस। इसकी राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। उसके बाद बच्चों नंबर आता है कुषाण का। इसके संस्थापक कौन थे? कुजल कुडफिशस। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। कुषाण जो है मध्य एशिया से आए थे, ये यूची जनजाति के थे और विम कडफिशस ने सोने के सिक्के चलवाए, जिसे द्विभाषीय मुद्रा भी कहा जाता है। इसका उत्तराधिकारी कौन था? विम कडफिशस। कुजल कुडफिशस का उत्तराधिकारी कौन था बच्चों? विम कडफिशस। आगे इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यूनानी लिपि में और क्रोष्टी लिपि में इसने सिक्के चलवाए और विम कडफिशस जो है शैव धर्म का अनुयायी था। विम कडफिशस क्या था? शैव धर्म का अनुयायी था, इसीलिए इसने शिव, नंदी, बैल की आकृति के सिक्के चलवाए थे। विम कडफिशस को सम्राटों का सम्राट, सर्वलोकेश्वर आदि नामों से जाना जाता है। अब उसके बाद बारी आती है कनिष्क की, जो कि 78 एडी से 110 एडी तक था। रवैटक अभिलेख में कनिष्क के विम कडफिशस के पुत्र होने का पता चलता है। इनकी 2 राजधानियां थी, कौन सी? पुरुषपुर और मथुरा। कनिष्क गद्दी पर बैठने से पूर्व तक्षशिला का गवर्नर था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई थी, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इसके समय पे गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ था। इसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, प्योर गोल्ड के सिक्के किसने चलवाए थे? आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अब आगे देखिए, ये किसके थे? सूर्य देवता और हेलियोक्लिस का प्रतीक ये सिक्के थे। यहाँ पर एक दरबारी थे इनके, वो कौन थे बच्चों? राजनीतिक कवि और लेखक अश्वघोष घोष थे। नागार्जुन कौन थे? शून्यवाद का जनक और सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। अब एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। कौन सी लिखी थी? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। चरक ने चरक संहिता और चिकित्सा, इसके बारे में लिखा था चरक संहिता में। अब देखिए 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया था। अब उसके बाद देखिए बच्चों आप, गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 319 एडी से 540 एडी तक माना जाता है। इसके फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। इसका पुत्र कौन था? घटोत्कच। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट में क्या है बच्चों कि चंद्रगुप्त प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्त वंश का जो है इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी इज कंसिडर्ड टू बी चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, अब आगे देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठा 319 ईस्वी में, उसी दिन उसने गुप्त संवत को चलाया था। उसके बाद देखिए इसने राजा रानी का सिक्का भी चलाया था। ऑन द सेम डे किंग क्वीन कॉइन वर रन। ठीक है, इसकी वाइफ कौन थी? कुमार देवी। इसकी वाइफ कौन थी बच्चे? कुमार देवी। उसके बाद बारी आती है समुद्रगुप्त की। वो 335 से लेकर 380 तक का टाइम पीरियड इसका है। भारत का नेपोलियन इसी को कहा जाता है। इसने 9+12 राजाओं को हराया था। इसको कविराज की उपाधि दी गई, परम भागवत की, परम क्रमांक की, लिच्छवी दोहित्र की, व्याघ्र पराक्रम की, समरशत की और काच की उपाधि भी इसी को दी गई थी। ये संगीत प्रेमी था और वीणा
सिक्के पर वीणा बजाते हुए इसी को दिखाया गया है। अब इनके एक दरबारी कवि थे हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है। इनके पास एक संगठित नौसेना भी थी। एरन अभिलेख से सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है और ये भानुगुप्त ने जारी करवाया था। इट वॉज रिलीज्ड बाय भानुगुप्ता। और यहाँ पर भाषा संस्कृत, इसका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में भी दिखाया गया है, इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में, और समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का भी वर्णन किया गया है। अब देखिए, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। रामगुप्त बड़ा बेटा था, चंद्रगुप्त छोटा बेटा था। लेकिन चंद्रगुप्त ने शकों के राजा रुद्र तृतीय को हराकर, उसको मारकर शकारी की उपाधि ली थी, परम भागवत की, विक्रमांक की और विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। और विक्रम संवत को चलाया था 57 BC में। शकों को हराकर इसने चलाया था। अब इसके दरबार में ना 9 रत्न रहते थे। एक पे कालिदास, इसकी रचनाएं कौन सी है? मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान, शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। उसके बाद विक्रमो उर्वशीय यानी कि विक्रम और उर्वशी की मालविका अग्निमित्रम और कुमार संभवम। अब उसके बाद देखिए वरामेर जो है वो व्रत संहिता, उसने व्रत संहिता लिखी, पंच सिद्धांतिका लिखी और ब्रज जातक लिखी। नंबर 3 पे कौन है बच्चों? शंकु, जो कि वास्तुकार था। उसके बाद आता है बच्चों शपणक, जो कि ज्योतिष था। उसके बाद आता है अमर सिंह, अमरकोश और घटक पर, जो कि मुखसलाकार था। धन्वंतरी चिकित्सक था। वरुचि एक और था, और बेताल भट्ट जो कि जादूगर था। सिंहासन 32वीं पुस्तक इसने लिखी थी, बेताल भट्ट ने। ठीक है, अब आगे देखिए आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट ने सूर्य का सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में। ठीक है, और इसी ने पृथ्वी की त्रिज्या को बताया था कैलकुलेट करके। वात्स्यायन एक था, उसने क्या लिखे थे बच्चों? कामसूत्र लिखे थे। फायान जो था उसने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक वो भारत में रहा था, और उसने उस पुस्तक लिखी थी फा क्यों की। और चीनी जो लेखक थे वो भारतीयों को क्या कहते थे? यिंतु। ठीक है, अब चंद्रगुप्त की ना 2 राजधानियाँ थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकटक नरेश से करवाया था, और रुद्र द्वितीय से, और वाकटक नरेश जो कि रुद्र द्वितीय से है, और इसकी मदद लेकर इसने क्या किया था बच्चों? रुद्र तृतीय को हराया था। अब उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कदम्ब साम्राज्य के शासक काकुत्स वर्मा की बेटी से अपने पुत्र का विवाह करवाया था। इसने मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता था। मथुरा अभिलेख में ये बातें बताई गई हैं। महरौली के लोह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखवाई हैं ये बातें। और सांची के स्तंभ लेख से ग्रामदान के बारे में भी पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत कौन है बच्चों? वो है देवी चंद्रगुप्तम। और देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है? ये लिखी है बच्चों विशाखा दत्त ने। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। कल हम कुमार गुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए अच्छे से, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। चलिए, थैंक यू।